नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत दुबे और आज हम आपको लेकर आए हैं मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनारगढ़ किले पर। यह किला विश्व प्रसिद्ध किला है। सच बात आपको हम अगर बता दें तो सनातन धर्म से लेकर और हुक्मरानों तक इसका जो इतिहास मिलता है काफ़ी पुराना है। और यहाँ हम आपको इसलिए लेके आए हैं कि अब तक के सबसे प्राचीन धरोहरों में शुमार है ये चुनारगढ़ का किला। और इसका इतिहास जुड़ता है विक्रमादित्य से, जो आर्यावर्त के राजा हुआ करते थे। और उनके बारे में बहुत कुछ हम आपको बताएंगे कि आखिर वो विक्रमादित्य कौन थे और विक्रमादित्य से इसका इतिहास क्यों जुड़ा। ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और लेकिन यहाँ जो हम खड़े हैं, आपको बगल में ये दिख रहा होगा आकर्षक पत्थरों से तैयार, नक्काशीदार पत्थरों से तैयार ये मंडप जैसा जो दिख रहा है, ये मंडप है सोनवा रानी का मंडप इसे बोला जाता है और कहा जाता है। ये कब का है ये भी बात हम आपको बताएंगे। और ये सामने में जो आप देख रहे हैं धारीदार ये गेट आपको जो दिख रहा है, ये कैद खाना है उस जमाने का, इसको जेल बोलते हैं। इधर किले के ये सबसे ऊपरी सतह पे हम खड़े हैं और इर्द गिर्द में इसी तरह का सब कुछ बना हुआ है। इसमें वैसे लोगों को रखा जाता था जो आतताई हुआ करते थे या जिन्हें सजा दी जाती थी उस जमाने में, तो ये जेल खाना है। इसके बाद हम यहाँ का जो सबसे आकर्षक चीज़ है सोनवा रानी का मंडप, मौत का कुआं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम यहाँ के जानकार लोगों से बात करेंगे। तो आप आइए मेरे साथ, चलिए हम आपको किला घुमाते हैं। मेरे साथ आप चलिए, आप भी किला घूमिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि चुनारगढ़ का जो किला है ये शोध का विषय है, बहुत सामान्य नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास अति प्राचीन इतिहासों में है। तो देखिए, हम सोनवा रानी के मंडप के ठीक सामने खड़े हैं और ये जो आपको जगह दिख रहा है और इसको ऊपर से पैक किया हुआ है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार यहाँ आएँ और इसे दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि ये इसके बीच में इसे भीतर में जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। इसको सरकार के निर्देश पर, सरकार के आदेश पर इसको संरक्षित करते हुए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंदर कोई नहीं जाए। इस तरह से एक नहीं कई सीढ़ियां हैं। एक यहाँ आप देखेंगे, एक उसके बगल में देखिए, और इसी तरह से ये 1 2 3 मतलब 3 ऐसे तहखाने बने हैं जहां हम लोग खड़े हैं। ऊपर में कितना मोटा है ये तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी इस पर जाना नहीं है क्योंकि इसको पैक कर दिया गया है, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मतलब अब इसमें कोई जाएगा नहीं। लेकिन समझा जाता है कि ये सामने में जो आपको दिख रहा है ये जेल नुमा जो बना है, ये निश्चित रूप से जेल है। मतलब उसमें कैदी रखे जाते थे। लेकिन जिन्हें काला पानी की सज़ा दी जाती थी, समझा जाता है कि जिन्हें काला पानी की सज़ा दी जाती थी, उनको इस तहखाने के भीतर अंदर में ले जाया जाता था। और उसके लिए ये जो गोल गोल आप दिख रहे हैं, जिसको कि ये अभी बंद कर दिया गया है, इस तरह से कई हैं, एक नहीं कई तरह के कई हैं। ये सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर तक प्रवेश कराने के लिए इसको रखा गया था। हालांकि आज इस तहखाने के भीतर न कोई जा रहा है, न काला पानी की जो सज़ा जिनको दी जाती थी उस जगह को देखने के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में ये सिर्फ समझा जाता है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए, इसे ताले से इसको लॉक कर दिया गया है, ताला इसको बंद कर दिया गया है ताकि अब इसको किसी तरह से खोला नहीं जा सके। और नीचे में जो सुरक्षा है, सुरक्षा गार्ड हैं, इसकी रखवाली करते हैं। और यही वजह है कि ये सामने इसके ऊपर, क्योंकि इस किले के ठीक दक्षिण तरफ ये जो गंगा नदी है प्रवाहित हो रही हैं और इसको बिल्कुल किले को सटे बिल्कुल इसके करीब से होकर गुजरती हैं, मतलब इसके नींव से होकर गुजरती हैं। यही वजह है कि आप जो किला यहाँ देख रहे हैं वही रामनगर में देखेंगे तो रामनगर में भी किला के भीतर से ही जाता है। तो मतलब इसके रास्ते अलग अलग हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं मौत के कुआं के पास, जरा सा हम आपको दिखा दें। चुनारगढ़ किले के सबसे ऐतिहासिक स्थल पे हम आपको लेके आए हैं और वो जगह है ये कुआं।
किस नाम से प्रसिद्ध है ये तो मुझे पता नहीं है। लोग इसे मौत का कुआं का नाम देते हैं, लेकिन ये तर्क का विषय है कि आखिर ये मौत का कुआं है अथवा नहीं, ये विवाद का विषय है। लेकिन एक जान लीजिए कि इसके कुएं के भीतर जो चीज़ें दिख रही है, जो तस्वीरें बयां कर रही है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार थोड़ा और नज़दीक आ जाए, इधर से देखेंगे तो ये साफ तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि इस कुएं में गंगा का पानी प्रवाहित होता है, प्रवेश करता है। यहाँ से देखिए सामने से एक एक चप्पे की पड़ताल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सामान्य किला नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आप तक हम यहाँ की पूरी पड़ताल आप तक पहुंचा दें। और इस पड़ताल की शुरुआत हम इसी जगह से करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजयोगी भर्तरीनाथ कि ये समाधि स्थल है, इस किले के गर्भगृह में है और यहीं से हम पड़ताल की शुरुआत करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। ये भर्तरी कौन है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि विक्रमादित्य के ये भाई हुआ करते थे और उन्होंने इसी जगह पर समाधि ली थी, यानी जीवित हालत में अपने को मौत के कुएं में डाला था और वो समाधि आज भी विराजमान है। तो आइए देखिए मेरे साथ। आपको भर्तरी का समाधि स्थल आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ होता है। यहाँ दीपक जलाए जाते हैं, घी के दीपक जलाए जाते हैं। ये खड़ाऊ है जो चांदी का साफ साफ दिख रहा है। लोगों की आस्था इससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ घड़ी घंट बहुत सारे लगे हुए हैं। हम आपको दिखाने की सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राजा भर्तरी जो हुआ करते थे, उनका जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास इस चुनारगढ़ किले से जुड़ा है, वह कैसा इतिहास है, ये हम आपको बताने के लिए राजा भर्तरी के इस समाधि स्थल पर लाए हैं। यहाँ एक पंडित जी हैं, हमारी उनसे बात होगी। जरा आप भी सुनिए कि पंडित जी क्या बताते हैं। भाई पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डेमोक्रेटिक न्यूज में। ये आप देख रहे मतलब समाधि स्थल है, भर्तरी महाराज थे। भर्तरी महाराज मतलब पहले उज्जैन के राजा थे और ये अपनी राजपाट छोड़े योगी हो गए। तो योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ महाराज हैं, गोरखपुर में हैं, ये उनके शिष्य बन गए। तो इनके शिष्य बन गए थे यहाँ तब करना है। उसमें किला नहीं था, मतलब ये पुरातन गौर जंगल शासनभाग चला हुआ। पृथ्वीराज चौहान बात ये आए हैं, स्वामी राजा है, नेपाल राजा थे। तो इनके खासियत मतलब इनके पुत्री वो छोटी थी, तो इनके नाम से मंडप बुलाए, मतलब अपनी पुत्री से यहाँ शादी करेंगे। तो इसे लड़की बड़ी होगी, शादी करने लायक होगी। तो जैसे सोमवार होता है, सोमवार ऐसे मतलब सोमवार में हर जगह काट दीजिए, शादी कर देते हैं। यहाँ शुरू हो गया, यहाँ लगातार 13 दिन ही उनसे कोई जीत नहीं पाया। तो आखिर हम नाम सुने, आलमउद्दीन नाम सुने हैं। आलमउद्दीन मैया देव पुजारी थे, तो खुद यहाँ आए, उनसे युद्ध करें और युद्ध करने के बाद यहाँ से उठाते, यहाँ से लेके तो ये मंडप को बारे रह गया। मतलब अभी आज तक कोई शादी यहाँ नहीं हुआ मंडप। और कोई मंडप को चाहेगा शादी करने चाहेगा तो यहाँ शादी सफल नहीं हो सकता है, ये खासियत। अच्छा, सोनवा मंडप का यही मतलब है कि यहाँ कोई चाहे कि हम शादी कर दें, शुभ कार्य कर दें, तो संभव नहीं है, सफल नहीं होता है। और इसका वजह यह है कि आल्हा उदल की लड़ाई से इसका संबंध जुड़ता है। और आला पत्नी थी, वो थी आला की पत्नी थी सोनवा,
जिसे यहाँ से उनसे प्रेम करती थी वो। अच्छा अच्छा, जिसको चुरा करके यहाँ से उधर ले गया था, यही ना। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ हम तप करेंगे तो यहाँ मन की आत्मा की काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगी। तो खुद एक गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए और अंदर बैठने के बाद फिर पद से बोले समाधि पद से बंद करवा दीजिए। तब उनके यहाँ ये जीवन समाधि, ये जीवन समाधि मतलब अपनी इच्छा से। तो इस समाधि में बैठे कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य आए। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया आप घर चलिए राजपाट देखने। तो बोले भैया हमसे राजपाट से कोई मतलब नहीं, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड हो जाएगा। खंड होते से कोई बाल बच्चा आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, तो मेरी समाधि का कोई महत्व नहीं रहेगा। तब इनके नाम से विक्रमादित्य ये चावल से पूरा घेराबंदी करवाया और काफ़ी यहाँ एक सुंदर यहाँ एक मंदिर बनवाया। तो आप मोगल नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने हैं, हर जगह मंदिर बनवाया। तो इस समाधि पर आए तो औरंगजेब का अगर कोई समाधि से अगर कोई आवाज़ निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते मुसलमान थे, हम एक मस्जिद बनवा देंगे। तो पूरी मंदिर भाग पूरा तोड़ दिया। तो इस समाधि के तोड़ने दे फटे, यहाँ बीच में एक छेद है, तो यहाँ से वो घन मारा और घन मारते मनते तो काले काले भौरे होते हैं, वो लाखों संख्या में बिन्ने काटने थे। तब औरंगजेब कहा गर्म तेल डालिए, अगर आप गर्म तेल डालेंगे सब भौरे जिंदा रहेंगे, सब मर जाएंगे। वो गर्म तेल डालते जाए, भौरे आओ चार दुगने बेसी होते जाए। तब औरंगजेब समझ गए कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तब आखिर में 4 खम्भे हैं पत्थर थे, ये औरंगजेब खुद लगवाए और ये फारसी पर लिख दिया। औरंगजेब है ये फारसी पर लिख दिया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई चाहे कोई धर्म का आएगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा और इस समाधि की कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। आपका सुन नाम पड़ेगा राजकुमार गोस्वामी को। अच्छा गोस्वामी जी, एक बात बताइए हमको कि ये जो आप कहानी बता रहे हैं जी, ये तो द्वापर युग से जुड़ती है, त्रेता युग से जुड़ती है? ये द्वापर से भर्तृहरि बाबा यहाँ तप करने उस समय किला नहीं था, काफ़ी इनके यहाँ शांति जगह मिला। इनकी समाधि लेने के बाद फिर कुछ दिन बाद यहाँ पृथ्वीराज चौहान आए। तो पृथ्वीराज चौहान आए, फिर यहाँ बाबर आए, अकबर आए, हुमायूं आए, सहसा सूरी आए, मधुगोरी आए, लोधी आए, औरंगजेब आया। मतलब ये फोर्ट में 17 राजा राज करे। भाई फोर्ट उम्र हो गया 2056 BC, मतलब 56 BC फोर्ट बना आते हैं, उम्र हो गया। और ये भर्तृहरि महाराज यहाँ नहीं आते थे, किला आपते यहाँ नहीं बनता, इनके आने से किला आपते बना है। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये बड़ा दिलचस्प कहानी है, ये जो आपने एक परिचयनामा यहाँ दिखाया, जो साहिब प्राण लिखा औरंगजेब, ये औरंगजेब का है, फारसी में लिखा हुआ है। अब किसका लिखा हुआ है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो शब्द लिखे गए हैं इसको हम देख जानते हैं, समझ में आ रहा है ये फारसी में लिखे गए हैं और ये उस जमाने के हैं। ये कैसे प्राप्त हुए ये तो खैर आप नहीं बता पाएंगे। ये फोटो कापी है, फोटो कापी है। अच्छा अच्छा, ये इससे संबंधित इसका जो मूल दस्तावेज है कहीं रखा गया होगा? मेरे पास है। आपके पास है? जी। अच्छा, ये आपके पास उतना प्राचीन कैसे आ गया? ये हम लोग खानदानी चलते आ रहा है, ये हम लोग 10वां पीढ़ी चल रहा है इसमें। अच्छा 10वीं पीढ़ी है? जी हाँ। तब तो काफ़ी आपको जानकारी होगी। अच्छा एक बात बताइए कि जब ये विक्रमादित्य और भर्तृहरि से जुड़ी हुई ये कहानियाँ यहाँ हैं और ये किला रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर इसमें हुमायूं, बाबर और औरंगजेब कहाँ से आ गए? ये किला खासियत था ना, ये किला तो भर्तृहरि बाबा यहाँ आए तब करना है, तो ये किला कुछ दिन बाद खाली पड़ा था। इसे यहाँ से लोग नाव से लोग जाते थे, पृथ्वीराज चौहान देखे थे नाव से जा रहे थे, मतलब क्या बात है, मतलब चारों से पूरी बाउंड्री घेरा, यहाँ कुछ है, तो देखे थे बस एक समाधि है, बाकी सब जगह खाली है। तो वहाँ से अपना शासन चुनाव से कर गए। तो पृथ्वीराज चौहान आए तो अपन कुआँ बुलाए, तो आप जाएंगे अभी कुआँ आप देखेंगे, वो पृथ्वीराज चौहान बनवाए थे। अच्छा, मतलब अपनी सैनिक थे, पानी पीने थे। मतलब यहाँ जो शासक आते रहे वो अपने हिसाब से अपना काम करते रहे, हिसाब से लोग चेंजिंग करते चल गए, ऐसे शासन चला, अपने हिसाब से मुकरम हिसाब से बदलते चले गए। अच्छा, लेकिन उस पर मुस्लिम शासक कैसे आ गए? मुगल के यहाँ 12 मुसलमान राज कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती? जी हाँ। दूसरों को अटैक करे, उनके वो हार गए, दूसरा भाग गया, दूसरा अटैक करे, वो भाग गया अपना। इसका मतलब ये है कि भर्तृहरि से पहले भी ये किला रहा? भर्तृहरि महाराज उस समय किला नहीं था, इनकी समाधि लेने के बाद तब किला बनाया। अच्छा, उसके बाद किला बनाया। ये इसके इतिहास में इसके साक्ष्य मिलते हैं? भर्तृहरि बाबा आए उस समय जंगल था, गौर जंगल था, ये पूरा किला कुछ था नहीं, इनके छोटे भाई बनवाए राजा विक्रमादित्य।
अच्छा, एक बात और बता दीजिए हमको कि ये जो जगह है, ये जंगल था, तो नीचे सतह से कितनी ऊंचाई पे है ये जगह जहाँ आप खड़े हैं? हम लोग इसमें 200 ऊंचाई पर खड़े हैं। 200 मीटर या 200 फीट? 200 फीट। 200 फीट की ऊंचाई पे है। जी। अच्छा, इसके नीचे भी कुछ है क्या? सब अंडरग्राउंड सुरंग है, सब अंडरग्राउंड सुरंग है, काफ़ी चीज़ है, सब बंद हो गया है। सब बंद गया? कौन बंद कराया? ये तो अंग्रेज शासन काल में सब बंद हो गया, कुछ पुलिस लोग आए तो पुलिस लोग बंद करवाते, सब जर्जर हाल में हो गया था। देखिए, ये तो खैर अपने अपने विचार हैं, और ये यहाँ के पुरोहित हैं, और लगभग इनके हिसाब से 10 पीढ़ी इसमें इनका खानदान गल गया, और आगे पता नहीं कितना अभी गलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये जानिए कि ये इतिहास द्वापर युग से जुड़ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इससे अति प्राचीन कोई किला इस पूर्वांचल में अभी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये राजा भर्तरी से जुड़ा हुआ किला आज भी विद्यमान है, उसके अवशेष यहाँ बहुत कुछ हैं। अब इससे बाद हम आपको जब ले चलेंगे दूसरे जगह पे, तो वहाँ दिखाएंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी। चुनारगढ़ किले का ये सबसे खूबसूरत जगह है। जिस जगह पे, जिस परिसर में हम आपको खड़ा कराए हैं, जिस परिसर में हम आपको लेके आए हैं, ये बहुत शानदार है, और इसको कहा जाता है सोनवा रानी का मंडप। अब आप इस बात से समझ गए होंगे, तो ये सोनवा रानी का मंडप जिस जगह पे हम खड़े हैं, बहुत आकर्षक है। जैसा नाम वैसा गुण। सोनवा रानी अर्थात सोने के चमक जैसा। तो ये चमक जैसा है भी, दिख भी रहा है। हालांकि लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना है। ये उस जमाने के जो आपको इसके पूरी दीवार में आपको नक्काशी, एक से बढ़कर एक नक्काशी आपको देखने को दिखाई मिलेगा। जिस कैंपस में हम खड़े हैं, इसमें कुल मिलाकर 24 ऐसे प्रवेश द्वार हैं जिससे होकर सोनवा रानी के मंडप में घुसा जाता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सोनवा रानी के मंडप में। लेकिन एक जान लीजिए कि जो सोनवा रानी का मंडप है, उसका जो गर्भगृह है ना, बिल्कुल अंधेरा है। वहां जाने के बाद हो सकता है कि हमारी और जो लोग हैं, जो घूमने वाले, जो देख रहे हैं आप इर्द गिर्द में, ये सब इसे देखने के लिए आते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ आइए हम आपको गर्भगृह में ले चलते हैं, और यहाँ हम आपको बताएंगे कि सोनवा रानी के मंडप का इतिहास क्या है। आइए मेरे साथ। जगह आपको दिख रहा है, हम आपको बिल्कुल गर्भगृह के बीच में लाए हैं, गर्भगृह में लाए हैं। यहाँ हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ प्रकाश मिल जाए। तो आइए, प्रकाश के लिए हम अपने सहयोगी दाऊदी केसरी से कहेंगे कि एक बार वो आए और प्रकाश के सामने आए, ताकि हम अपनी बात को बेहतरीन तरीके से दर्शकों के बीच में पहुंचा सकें। इसी पहुंचाने के क्रम में यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हमारी बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए कि जिस गर्भगृह में हम खड़े हैं, इसका इतिहास इतना निराला है, जिसे लोग देखने के लिए आते हैं, जिसे सुनने के लिए आते हैं, जिसे समझने के लिए आते हैं, जो पुरातत्ववेत्ताओं के लिए आज भी शोध का विषय है। ऐसे जगह पे हम आए हैं, ये है सोनवा रानी का मंडप। लेकिन एक बात, इससे इतिहास जो जुड़ा है, किंवदंतियां हैं। हो सकता है कहीं इस तरह का इतिहास मिल जाए, इसका उल्लेख हो। लेकिन जो किंवदंतियां हैं, जो लोग कहते हैं कि सोनवा रानी के मंडप का जो इतिहास जुड़ा है, वो सोनवा से जुड़ा है। सोनवा का मतलब आल्हा और उदल से जुड़ा है। आल्हा उदल मतलब आल्हा और उदल सोनवा को लेकर यहाँ लड़ाई हुई थी, और इसी लड़ाई से यहाँ से सोनवा को उठाकर ले जाया गया। तब से ये माना जाता है कि यहाँ कोई भी शुभ कार्य जो करना चाहता है, वो शुभ कार्य नहीं हो पाता है। अर्थात शादी, विवाह जैसे ऐसे समारोह जिन्हें आप करना चाहेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान, कहीं ना कहीं विघ्न, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, जिससे ये मान लिया जाता है कि सोनवा रानी के मंडप में देखने में खूबसूरत जरूर है, लेकिन यहाँ उस तरह का कोई इतिहास, उस तरह का धार्मिक कार्य आप नहीं कर सकते। आइए हमारे साथ कुछ सहयोगी हैं, घूमने के लिए हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। हम आपको बहुत सारी चीज़ों को सुनाएंगे, क्योंकि इसमें जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो हम देख रहे हैं एक मिजाजी भाई साहब हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया है आपको डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम संकट मोचन से आए हैं। अरे वाह, क्या बात है, काशी से आप आए हैं।
और ये काशी से जुड़ा हुआ इसका इतिहास भी है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? नरसिंह श्रीवास्तव। वाह श्रीवास्तव जी, बहुत शानदार आदमी। हमने आपको गुनगुनाते हुए भी सुना था। अच्छा, करते क्या है संगठन? जी, हम संकटमोचन में रहते हैं, वैसे मारवाड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर है। वाह डॉक्टर साहब, देखिए ऐसे लोग बहुत कभी कभी यदा कदा ही मिल जाया करते हैं, और पेशा कितना बेहतरीन है, और उसके बाद भी उसमें संभावनाओं की तलाश कर लेना, खुशियां निकाल लेना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं दूसरे की संवेदनाओं को देखते देखते खुद अपने संवेदनशील हो जाते हैं, और ऐसे में उनके पास वो वक्त नहीं मिलता, वैसे में उनके पास वो ताकत नहीं मिलती कि वो अपनी बात किसी दूसरे से कह सकें और अपनी बात गुनगुना सकें। आइए हम आपसे पेशकश करेंगे जो आप गाना अभी कुछ देर पहले गुनगुना रहे थे, उस गाना को आप हमारे कैमरे के सामने गुनगुना देंगे। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसे ये अगन, क्या खो गिरे सावन, क्या खो महफिल में कैसे कह दे किसी से कि दिल बंध रहा है किसी अजनबी से, महफिल में कैसे कह दूं किसी से कि दिल बंध रहा है किसी अजनबी। क्या खो क्या खो क्या खो? मैं करूं अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, गिरे सा। क्या खो क्या खो क्या खो? बहुत खो बहुत खो। डॉक्टर साहब, आप तो बड़े मिजाजी निकले, और पेशे से डॉक्टर हैं, किस विभाग के डॉक्टर हैं? जी, हम जनरल मेडिसिन की। जनरल मेडिसिन के हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए एक बात बताइए, ये कला जो आपको गीत संगीत की जो कला है और उसके प्रति जो रुझान आपका है, ये इस मतलब व्यस्ततम जिंदगी में कहाँ से आ गया? जी, इसका कारण यह है कि हमारे घर में पहले एक संगीत विद्यालय चलता था, राधा कृष्ण संगीत महाविद्यालय। अच्छा अच्छा जो मेरे बाबा चलाते थे। अच्छा और इलाहाबाद से इसका संबंध था। अच्छा लेकिन हमारे बाबा के गुजर गए जाने के बाद फिर ये संस्था बंद हो गई। अच्छा तो उसमें तबला, हारमोनियम, गायन, वास्तव। अच्छा। अमित जी, क्या क्या नाम हुआ आपका? अमित जी। अच्छा, आप भाई हैं, सगे भाई हैं? अच्छा, और कोई आपकी और कोई? मेरी पत्नी है। कहाँ है? जरा सा उनसे भी मिलवाइए ना। आइए आइए जरा मिलवाइए। क्या नाम हुआ भैया आपका? हैं? आंचल जी, बहुत शुक्रिया आपको। आशा श्रीवास्तव जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ घूमने में? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मौसम आप भी बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम तो काबिले तारीफ है। एक बात बताइए। पुरानी बातें, पुरानी चीजें हैं, तो अच्छा लग रहा है देखने में। जरूर जरूर आजकल जरूर। तो ये सब चीजें देखने को मिलती नहीं है। पुरानी चीजें तो कुछ खास चीजें होती है। तो ये आपने ये इस जगह को क्यों चयनित किया? यहाँ तो कुछ खास चीज नहीं दिख रहा है। इस पत्थर की डिजाइन देखिए, बनावटी यहाँ की पुरानी इमारतें, चीजें जो हैं वो सब देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब तो पेशे से डॉक्टर हैं, और फिर ये सब फुर्सत में कैसे निकाल लेते हैं? थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम निकालना। क्या खो, बच्चों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। और ये सोनवा रानी का मंडप आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शानदार लग रहा है। तो देखिए, हम एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाए हैं जो शिक्षित परिवार है, और इस व्यस्ततम जिंदगी में भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए समय निकाल लेते हैं और कुछ गुनगुना लिया करते हैं। और इसी गुनगुनाने के क्रम में हमारी इनसे मुलाकात। अब हम आपको इसकी एक तारीफ आपको बता देते हैं। हालांकि इसे जिस तरीके से बनाया गया है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आज का नहीं है। पूरा तत्ववेत्ता भी इस पे शोध करते हैं। इसमें जो नक्काशी है और इसमें जो छोटे छोटे जो लिखावट है, अपने आप में बेमिसाल है। अब जैसे हम आपको ये दिखाएं, आप देखिएगा वहां से ये देखिए, ये जो आपको दरवाजा पहलुआ जैसा जो दरवाजा दिख रहा है, एक नहीं है, इसके ठीक सामने 1, 2 और
आखिरी, मतलब 3 दरवाजे हैं और 3 दरवाजे से होकर आप सुनवा रानी के मंडप में प्रवेश करते हैं और सबकी अपनी इस तरीके से इसमें नक्काशी करके इसको बनाया गया है जिसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सुनहले पत्थरों से इसको जो रचा गया है, इसको जो दीवारें जो खड़ी करी गई हैं, इसमें कहीं से कोई दरार नहीं है और कितनी मोटाई है, इसमें लगने वाले जो लागत होंगे और जिस तरीके से इसको चुना गया है, ये कितना खूबसूरत है कि जाहिर सी बात है कि इसमें जो आते हैं लोग वो सुकून महसूस करते हैं। पश्चिम छोर पर हम खड़े हैं, इसके ठीक नीचे आप देखेंगे कि किले का बाहरी वाल है, दीवार है, जो गंगा नदी के बिल्कुल तट पर बना हुआ है और उसके बाहर मतलब उसके उधर उस पार जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है और खतरे से खाली भी नहीं है। यही वजह है कि इसे पूरी तरह से बाउंड्री वॉल कर दिया गया है ताकि कोई उधर नहीं जाए। मतलब ये जो पौन परम दायनी जो गंगा हैं अपनी छटा को किस तरह से यहाँ बिखेर रही हैं, आप इसका नज़ारा खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इसका लुत्फ खुद उठाइए ताकि ये नज़ारा यदा कदा ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि लोग यहाँ आते हैं और सामने में खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं और इसे यादगार, अपने जीवन को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे किला के दूसरी छोर। एक एक तस्वीर अपने आप में बेमिसाल है, बेहतरीन है, इसकी चाहे कितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि पत्थरों के इस सम्राट वाले नगर में आप पत्थर की बनी हुई सीढ़ियों को जरा सा देखिए, इस पे उकेरी गई आकृतियों को देखिए कि आप इस तरह से इस पत्थर को बनाया गया है सीढ़ी नुमा कि आराम से आप किले के गर्भगृह में जा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ना ही कोई फिसलन होगा। इसलिए आइए हम देखते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? कौटिल्य कुमार दुबे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कहाँ आए हैं आप? किला घूमने? हाँ, किला घूमने। किला घूमने? हाँ। अच्छा, आपने देखा किला में? हाँ। क्या क्या देखा?